हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के लिए बना हुआ है। देखो, ज़रूरी नहीं है पीएमसी केंद्रीय विद्यालय द्वारा बनाया गया पेपर सिर्फ केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे ही देखेंगे। आप किसी भी स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लासेज सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, एनसीईआरटी सेम है, सिलेबस सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात जान लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए, हमारा बेस्ट रिवीजन हो जाए, जिससे कि हम पेपर में बेहतर परफॉर्म कर पाए और पेपर को सोल्व करने की अप्रोच हमें समझ में आ जाए। ये 3 पॉइंट होते हैं जिनको आप अगर मास्टर कर लोगे, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप समझने लगोगे, रिवीजन आपका सारा हो जाएगा और अप्रोच आपकी सही होगी, तो आप पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे। तो देखो क्या है ना कि कुछ बच्चों की तैयारी हो रही होगी, जिन बच्चों की तैयारी हो रखी है वो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिनकी नहीं हुई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, और जो बच्चे सब चीज़ कवर करके बैठे हुए हैं रिवीजन भी, वो अप्रोच पर ध्यान देंगे। इस तरह से आपका ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 60 मार्क्स ऑलमोस्ट होंगे ही पेपर में। ये आपके सामने सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का पेपर है। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है सही या गलत, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। तो करने के तरीके के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का हल्का सोल्व करके चलेंगे, जिससे कि इस तरह के बनने वाले और क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाओ। क्लियर? -27 को 9 से डिवाइड करेंगे, माइनस हो या प्लस हो। 27 को 9 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 9 3 ज़ा 27। तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा या -3 आएगा? देखो, जब नेगेटिव डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से, आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, साइन किसका रहेगा, बढ़ेगा। तो पेपर में कैसे करेंगे, -27 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू -3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल? कौन सा सेट ऑफ नंबर ट्रायंगल बना देगा? देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, या तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, जैसे 1 + 1 हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, 3 + 6 9 से बड़ी है? नहीं। 5 + 10 12 से बड़ा है? हाँ। 10 + 12 5 से बड़ा है? जी हाँ। और 12 + 5 10 से बड़ा है? जी हाँ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्लियर? तो ऑप्शन सी आपका सही है। देखो, डी में भी क्या है कि 1 + 100 100 से बड़ा है, 1 + 100 100 से बड़ा है, और 100 + 100 1 से बड़ा है। डी भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन क्या आपने इसमें नोटिस किया, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर डी भी सही है। देखो, 5 + 10 > 12, 5 + 12 > 10, और 10 + 12 > 5। सेम इसी तरह से 1 + 100 > 100, 1 + 100 दोबारा से > 100, और 100 + 100 ऑब्वियसली > 1। देन दोनों ही ये जो आपकी क्राइटेरिया है जिसमें दो स्मॉलर साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, वो क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन सी एंड डी सही होगा। क्वेश्चन 3 कहता है, व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? तो क्या पैरिटी है, 1 से 100 तक अगर हम इनका सम कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, इवन, ऑड, प्राइम या कंपोजिट? तो देखो, हमेशा याद रखो कि जब क्वेश्चन नंबर 3 कि जब हम किसी भी लगातार नंबर्स को ऐड करते हैं तो n टर्म्स, फॉर्मूला क्या है, n + 1 डिवाइड बाय 2। अगर n टर्म्स हैं, n टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 100, तो n कितना हो गया, 100। अगर n टर्म्स का सम करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब ये फॉर्मूला आपने लगाया तो इसमें n की वैल्यू रख देते हैं 100, 100 + 1 डिवाइड बाई 2, विच इज़ क्या होगा यहाँ पर 50, और ये 101 × 50। अब इसको दो तरह से कर सकते हो आप। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपने क्या किया, ये 2 को 100 से काट दिया, कितना बन गया, 50। अब 50 की पहले मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना हो गया, 5000, प्लस फिर 50 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 50, कितना बन गया, 5050। क्लियर? तो 5050 आपका आंसर आ गया। और ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो पैरिटी क्या है कि ये इवन नंबर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 16 किलोमीटर चली जाती है। हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स? तो अगर 1 लीटर में
16 किलोमीटर जाती है वो। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप ऐसे करेंगे कम समय में। 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है। अब आपको कहा है कि इतने लीटर में, अब इतना लीटर बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी 2 होल 3/4। सेम इसी तरह 16 की भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 होल 3/4। अब 2 होल 3/4 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय 4 इंटू 1। सेम इसी तरह से 16 की मल्टीप्लाई करी 11/4 की। अब यहाँ पे आपने देखा 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और ये कितना बन जाएगा 44। इसका मतलब है कि 2 होल 3/4 लीटर्स में कितने किलोमीटर जाएगी, 44 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज, कितना होगा HCF ऑफ दिस, तो HCF निकालना है आपको। अब HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो देखो एक फॉर्मूला, एक चीज़ लिख लो, HCF ऑफ A इंटू बी एंड A इंटू सी कितना होता है। A कॉमन ले लिया आपने, HCF A कॉमन ले लिया, HCF ऑफ B एंड C, ठीक है। सेम इसी तरह से हमें HCF निकालना है किसका, एक तो हमें निकालना है 18 इंटू 5, 18 इंटू 10 और 18 इंटू 15, 18 इंटू 10 और 18 इंटू 15। तो आपने 18 कॉमन ले लिया, इंटू HCF निकाला किसका, 10 एंड 15 का। क्लियर। सेम इसी तरह से आपने क्या किया, 10 और 15 का LCM निकाला। अब HCF कितना आया इनका, 10 का आया 2 इंटू 5 और 15 का आया 3 इंटू 5, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 5 हो गया। तो यहाँ पर हमने 18 पहले से बाहर लिया था, HCF ऑफ दिस क्या आ गया, ओनली 5, जो कि होता है 18 5 ज़ा कितना होता है 90। क्लियर। तो ऑप्शन आपका इसमें देखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे अगर इसमें ऑप्शन होता 90 तो हमारा आंसर 90 है, ठीक है। ऑप्शन ई मान लेते हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स आर पॉसिबल इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओनली 1, 2, इन्फाइनाइट, मैनी, और एक भी नहीं। तो एक चीज़ देखो आप कि अगर राइट एंगल फिक्स्ड है और ए सी 5 सेंटीमीटर दिया है, कितने ट्राइंगल पॉसिबल है आपसे पूछा गया है। एंगल और एक साइड फिक्स्ड होने पर, मतलब अगर एंगल ये 90 डिग्री है और AC, अब कोई भी AC मान लो आप लाइन 5 सेंटीमीटर है, तो कितने देखो 5 सेंटीमीटर ये भी ले सकते हैं हम, 5 सेंटीमीटर ये भी ले सकते हैं, 5 ये भी ले सकते हैं। इसने कहा है कोई भी एक ले लो, AC मान लो, ठीक है, AC ये मान ली मैंने। अब बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। भाई ये तो ऑब्वियसली चलती ही रहेगी चीज़, कहीं पर कितने भी ले लो तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। यहाँ पर 5 ले लो, यहाँ पर 5 ले लो और यहाँ पर 5 ले लो, ये हो सकता है। ये तो 3 पॉसिबल है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जिसमें हमें साफ दिखाई दिया है कि हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स आर पॉसिबल इफ़ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 5। देखो हमें एंगल बी और ए सी, ट्रायंगल ए बी सी से मिलकर बना है, ए बी सी, बी हमें बता दिया गया है कि 90 डिग्री मान लो, और इस ट्रायंगल में ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। अब एक बात बताओ आप कि एक तो तरीका है, ये तो, या तो ये 3 होगा या ये 4 होगा, या ये 4 होगा ये 3 होगा, 2 तरह के ट्रायंगल हो गए। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं
इस लाइन को जो हाइपोटेन्यूस है इसको अगर मैं थोड़ा खिसकाना स्टार्ट करूँगा इस तरह से, और एंगल इस तरह से बन जाएगा, एंगल इस तरह से बन जाएगा, ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, फिर इसको मैं उठाना शुरू करूँ, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहे हैं सारे आपके, ठीक है। अब ये सारी 5 है मान लो, ठीक है, बस उसको खिसका रहा हूँ, इसके एलिवेशन को कम से, इसके एलिवेशन को यहाँ से, उसने सिर्फ 5 ही तो बताई है उसने, तो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस से तो बताइए है, तो मैं 5 को यहाँ तक कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ तक कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। इस 5 को तो मैं कहीं भी फिक्स कर सकता हूँ, और कहीं से भी मैं इसको 90 डिग्री डाल सकता हूँ, किस पर, BC पर। तो इसका मतलब है कि मैं इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर वो सिर्फ इंटीजर्स कहता तब बात कुछ और होती, यहाँ पर कहा है कि कितने पॉसिबल है, तो कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल, तो इनफाइनाइटली मैनी राइट एंगल ट्रायंगल आर पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25 आना चाहिए, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस पता है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 इस पे भी आ जाएगा। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो रूट में भी हो सकता है, रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 7 के स्क्वायर का अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो सीन क्या है, देखो अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 18 क्या होता है, आपको पता है 18, क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 18, जो कि अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर ऐसे स्क्वायर होगा, और ये 18 के इक्वल हो जाएगा। सेम वही कैसे भी ले लो आप, ठीक है। तो अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इससे पता चल जाएगा, ये दोनों साइड्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कैन बी पॉसिबल। क्वेश्चन 7 पर आता है, फाइंड द वैल्यू -16 और -5 आपके सामने है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो जब भी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब पॉजिटिव साइन आ जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। 16 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच इज़ हैवियर। देखो आपके सामने ऑप्शन है ABCD। ए ऑप्शन कहता है 12 ए ऑप्शन कह रहा है कि 12/15 ऑफ 500 ग्राम। इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला कि हम इसको लिख सकते हैं 12/15 मल्टीप्लाई 500, मतलब 12/15 इसका हिस्सा कर दिया। देखो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में इस तरह से देखा करो कि 500 के अगर मैं 15 हिस्से करूं, ये 500 कोई अमाउंट है, इसके मैं 15 हिस्से कर दूं, ठीक है, और उन 15 हिस्सों में से मैं सिर्फ 12 हिस्से ही काउंट करूं, तो उन 12 हिस्सों की बात करी जा रही है। क्लियर, मतलब 500 में से सिर्फ 12 हिस्से लेने के लिए कह रहा हूं मैं। फिर 4 kg का 3/20, सेम इसी तरह से मैं 4 kg को अगर 20 हिस्सों में बांट दूं तो उसके सिर्फ 3 हिस्से को काउंट करने के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 3/20। इसको लिखा ऐसे भी जा सकता है कि 20 इसके नीचे लिखा तो 4 kg को 20 हिस्सों में तोड़कर मैंने सिर्फ 3 हिस्से काउंट किए हैं। पूछा है कि दोनों इक्वल होंगे या कोई भी कंपेयर नहीं है इनमें, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो 5 3 15, 5 1 5 तो 100 आ गया, 3 4 12 तो 4
आंसर कितना आ गया 400। यहाँ पर देखते हैं, अब क्योंकि ये 500 ग्राम है तो केजी को भी ग्राम बना लेते हैं। अब 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3/20 इंटू 4 इंटू 1000, ठीक है। 0 से 1 0 गया, 2 से 4 गया, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 और ये 2 0, तो 600 ग्राम। यहाँ पर कितना था 400 ग्राम। कौन सा हैवियर है 3/20, तो ऑप्शन बी ज़्यादा हैवियर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 7। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, चारों से। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। लोएस्ट, तो आपसे पूछा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 7। जैसे 3 से डिवाइड हो जाए, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 6 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है। सेम ऐसे ही अब देखते हैं 12 एक ऐसा नंबर है 3 और 4 से तो डिविजिबल है, 5 से नहीं है। तो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता हो। अब या तो हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर हम एलसीएम ले लें तो उससे हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका मल्टीपल मिल जाएगा जो कि सबसे छोटा होगा। तो सिंपल आपका 3 4 5 7 का आप एलसीएम ले लोगे। पहले 3 से स्टार्ट करोगे, 3 से सिर्फ 3 ही कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, बाकी सब एज इट इज़ लिख दोगे 4 5 7। सेम इस तरह से आप पहले 2 लोगे, 2 2 ज़ा, तो इसमें क्या हुआ, आपको सारे ही नंबर तो 3 4 5 7 में हमने क्या देखा, एलसीएम निकाल कर हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनकी सारों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 420 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स एन ओड नंबर। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें कुछ भी आप रखोगे वैल्यू तो ओड नंबर ही आएगा। देखो 6 हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल 6 हैं जो कि इवन है। अगर इवन की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इवन आ जाएगा। ए देखते हैं, यहाँ पर भी इवन की मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पर 2 किस में ऐड हो रहा है, उसमें जिसकी मल्टीप्लाई इवन से की गई है, तो मतलब ये पहले से इवन बन जाएगा और इसमें इवन जोड़ने पर इवन ही हमेशा आएगा। बचा सिर्फ ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे कि द टेम्परेचर इज़ 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट ड्रॉप्स बाय 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एवरी आवर। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स। अगर कोई टेम्परेचर 8 डिग्री है और हर घंटे वो 5 डिग्री गिर जाता है, तो आपको पता है नंबर लाइन ये रही, इस पर या मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 डिग्री है। अब हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब यहाँ से चलेगा और 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। फिर अगले घंटे आपको बनानी नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको करना कैसे है। देखो आपके हर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये -1 -2 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा हर घंटे 5 डिग्री गिर गया, अगले घंटे फिर से 5 डिग्री गिरेगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्लियर। फिर अगले घंटे 5 7 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से करते करते आप कहाँ तक देखेंगे, आप देखेंगे कि 1 घंटे में अगर 5 डिग्री गिर रहा है तो 4 घंटे में कितना गिरेगा, 4 घंटे में 20 डिग्री गिर जाएगा। 8 में से 20 गए, कितना बचा, -12 बचे। ये सिंपल है, 20 में से 8 घटा दो और जो आया उसके आगे साइन नेगेटिव लगा दो, अगर छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं हम। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन था बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 इंटू -15। अब देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 14 कितना होगा, आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको 15 का और 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, चेक करने का एक तरीका है कि आप लास्ट यूनिट डिजिट जो है दोनों की वो देखो। 5 4 ज़ा 20 होगा, 20 में यूनिट डिजिट 0 होती है तो हमेशा आंसर लास्ट में 0 आएगा, मतलब इन दोनों में से एक आंसर है। अब इनमें से एक है तो हमें पता है कि नेगेटिव साइन का आंसर होगा और यहाँ पर ऑप्शन ए में नेगेटिव लगा हुआ है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया है आपसे कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 7 बट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। देखो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक ऐसा नंबर आपको चाहिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे जो 3 4 5 7 से डिविजिबल हो। जैसे कोई नंबर है 12, ये 3 और 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, हमने अभी निकाला था एक नंबर 430। कौन सा, 430। एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल है। देखो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया था 420। क्लियर, हमने लगाया था 420, तो 420 इन सभी से डिविजिबल है। ये क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 7, इन सब का एलसीएम हो गया है। अब कहा गया है लेकिन एक नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो और बट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। अगर इसको, ये नंबर को 11 से डिवाइड करें हम तो 10 बचना चाहिए। देखते हैं 11 से डिवाइड करने के बाद 420 को अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो 3 ज़ा 33, कितना आ गया यहाँ पर हमारा 7 8 9 90 और 8 ज़ा 88, रिमाइंडर कितना बचा 2। जी नहीं, 420 हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से अगर डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना दे, 10 बचे। तो 430 से 11 को अगर हम डिवाइड करें, 430 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 1। लेकिन 420 को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो सीन क्या है देखो। अब आपको पता, इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे तो ही चीज़ें याद रहेंगी। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 7 क्या आया, 420। हमें पता है अगर हम 420 को 11 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सिर्फ 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। अब इसको मान लेते हैं 2 के, अगर हम 2 यूनिट मान लेते हैं ना, 2 यूनिट मान लेते हैं। अगर ये 2 यूनिट है 2 के तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, मतलब के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें अगर इसको चाहिए, इसका रिमाइंडर हमें 10 चाहिए तो हमें इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी होगी, 5 से करनी होगी। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, देखो हमें पता चल गया कि 4 डिवाइड ये देता है 2k। अब 2k चाहिए कितना, 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब है कि हमें 5 गुना करनी होंगी चीज़ें। जैसे रिमाइंडर 2 था, देखो रिमाइंडर 2 था, इसको 5 गुना करेंगे तब हमारा जो रिमाइंडर है वो 10 आएगा जो हमें चाहिए। इसी वजह से हम इसको भी 5 गुना करेंगे जिससे कि हमारा आंसर रिमाइंडर 10 आ जाए। ठीक है, ये हमने 5 गुना करा, ये भी हम 5 गुना करेंगे। अब 420 को 5 गुना करना मतलब 420 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2100। अब 2100 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है और अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 11, देन इट विल गिव अस रिमाइंडर 10। क्लियर, तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
असर्शन एंड रीजन आपके सामने है। क्वेश्चन 14th, असर्शन कहता है द सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ओड नंबर्स, मतलब 3 3 3 ओड नंबर है लेकिन इनका भी इवन नंबर 4 बार या 2 बार या 6 बार, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिखी जाएंगी? इवन, लेकिन नंबर क्या होगा अपने आप में? सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ओड नंबर्स, तो कितना होगा? इज ऑलवेज इवन, आपसे ये कहा गया है। अब इसको हम जब भी क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना जब भी कोई ओड नंबर का सम इवन टाइम्स होता है, मतलब कि 2 ओड नंबर, 4 ओड नंबर या 6 ओड नंबर और एंड सो ऑन, इनका सम हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। जैसे 3 + 3 6, 6 6 12, ठीक है, इवन ही होगा। तो असर्शन जो है आपका वो क्या है? ट्रू है। रीजन देखते हैं, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ऑलवेज ओड, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो रीजन इवन होना चाहिए था, यहाँ पे ओड लिखा है तो ये क्या है? फॉल्स है। तो हम कौन सा रीजन चुनेंगे? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बोथ, देखो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। 15 देखते हैं, इसमें असर्शन कहता है इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एनी गिवन साइड लेंथ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है किसी भी साइड के साथ। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको पता है कि हम कितनी भी लेंथ ले लें और उस लेंथ के साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, किसी भी एक साइड के, किसी भी लेंथ के साथ बना सकते हैं। 10 सेंटीमीटर के साथ बना सकते हैं, 10 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? अपने आप में ट्रू है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ये सही बात है। तो बोथ ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, दोनों ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन बी पर आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन आपके सामने है, 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 16 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन ए -5 × 18 + -3। देखो बोर्ड मार्क्स का रूल हमेशा याद रखो। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सोल्व करोगे, फिर आप ऑफ लिखा हुआ है जहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन कहीं पर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उससे पहले आप ऑफ वाला मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे। तो यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसको खोलते हैं, तो ब्रैकेट 18 + -3 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, तो -3 का ब्रैकेट अगर ये हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 - 3, इस ब्रैकेट को सोल्व किया कितना आया? 15। अब ये 15 ब्रैकेट था, इनटू में इधर क्या था? माइनस का 5। अब ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव ही रहता है, तो साइन तो नेगेटिव रहेगा। 15 5 = 75, तो आंसर क्या आ गया आपका? -75। क्लियर? 16th का ए पार्ट हमने कर लिया है। आइए आपके 16th के और पार्ट को करते हैं। इट इज़ गिवन दैट, देखो आपके सामने जो वैल्यू दी गई है ये सिंपल पहले से दे दिया गया एक सॉल्यूशन कि 47 में से 56 माइनस करने के बाद 14 अगर ऐड कर दें, -8 करें, +2 -8 +5 = क्या होता है? -4 होता है। अब आपसे कहा गया है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द होल एक्सप्रेशन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपके सामने जो वैल्यू दी गई है इसको ध्यान से देखने पर आप देखोगे कि ये तो हमें गिवन है और इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने पर क्या देखा आपने कि यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं। 47 पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, 56 नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये कब होता है? जब आपने पूरे एक्सप्रेशन को साइन चेंज कर दिया हो। मान लो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है अगर आपका, ये सेम, और ये यहाँ पर
ऐसे हैं और आप माइनस लगा दोगे बाहर, तो सारे जो साइन होंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा अगर आप बाहर माइनस लगा दोगे। अब अगर आपने इस एक्सप्रेशन में माइनस बाहर लगा दिया तो आपको सॉल्यूशन में भी तो जो आपका आंसर है उसमें भी तो माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू की तरफ भी तो सेम चेंजेस करेंगे। और अगर आप -4 के बाहर माइनस लगा दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, साइन चेंज हो जाएगा। तो सेम इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा आपका, +4 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि गिव प्रॉपर रीजन फॉर योर आंसर। तो गिव प्रॉपर रीजन क्या है कि द सेकंड एक्सप्रेशन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, एवरी टर्म हैज हैड इट्स साइन फ्लिप्ड। जैसे कि 47 एग्जाम्पल के तौर पर बिकम्स -47, ठीक है। सिंस द फर्स्ट सम इज -4, द सेकंड सम मस्ट बी -4 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है। अ फ्रीजिंग प्रोसेस लोअर्स द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है जो टेम्परेचर को हर घंटे 5 डिग्री गिरा दे रहा है, ठीक है। मान लो आपने फ्रिज में कोई बाउल रखा दूध का, और फ्रिज के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, फ्रीजिंग प्रोसेस है, वो क्या कर रहा है, हर घंटे 5 डिग्री तापमान को गिरा दे रहा है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेल्सियस एट द स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग में 32 डिग्री टेम्परेचर था किसी चीज़ का, फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 घंटे बाद उसका टेम्परेचर नापो। अब अगर 1 घंटे में 5 डिग्री गिर रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा, 10 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करी, 10 से, तो कितना हो जाएगा, सेम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिग्री गिर जाएगा। 32 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो क्या होगा, सिंपल 50 में से 32 माइनस करेंगे पहले और साइन चेंज कर देंगे। 32 माइनस करने के बाद कितना आया, 18, तो साइन कितना, आंसर क्या आ जाएगा, -18 डिग्री हो जाएगा वो। क्लियर। और इसको करोगे कैसे आप, प्रॉपर तरीके से पेपर में आप करोगे, पहले इनिशियल टेम्परेचर लिखोगे 32 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर चेंज लिखोगे, डिक्रीज किस रेट से, डिक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। क्लियर। इसके बाद चेंज इन 10 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू -5 डिग्री आपका -50 डिग्री सेल्सियस। तो -50 कर दोगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस में से प्लस कर दो, और टोटल कंप्लीटली तो माइनस ही हो रहा है वो, तो 32 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। नीचे दिए गए एंगल्स आपको बताने हैं, यहाँ पर ए डिग्री कितनी है और यहाँ पर बी डिग्री कितनी है। अब देखो आपके सामने जो फिगर है ये आपको बताती है कि जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है, सेम इसी तरह से ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर। अब आपने देखा कि यहाँ पर जब पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी जाती है, यहाँ पर भी एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी जाती है, तो ये क्या एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम यहाँ पर क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, सेम एंगल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं हमेशा अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई हो। तो ए भी 48 डिग्री हो जाएगा, ये सेम, और 52 डिग्री हो जाएगा बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ 1/4 kg ऑफ फ्लावर इज यूज टू मेक 12 रोटीज, हाउ मच फ्लावर विल बी यूज टू मेक 6 रोटीज। तो देखो अगर 12 रोटी बनाने के लिए 1/4 kg मैदा यूज़ हो रहा है तो 6 रोटी बनाने के लिए कितना होगा। अब 6 रोटी 12 से 6 करने के लिए कितना करा हमने, हाफ करा, तो 1/4 का भी क्या कर देंगे, हाफ। 1/4 का हाफ कितना होगा, जब हम किसी को
पहले से फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, जैसे 1/4 को 2 से करेंगे तो 2 के भी नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे ऊपर जाएगा और जो बीच वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई और 4 के साथ 2 की, तो ये क्या हो गया 1/8। तो कितना 1/8 kg फ्लोर यूज़ होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे 1/8 kg फ्लोर यूज़ होगा। प्रॉपर आंसर कैसे देंगे आइए देखते हैं। देखो 12 रोटीज रिक्वायर 1/4 kg ऑफ फ्लावर, मतलब मैदा। 6 रोटीज बनाने के लिए 6 रोटीज इज हाफ ऑफ 12 रोटीज। क्लियर। तो सेम जिस तरह से आधिया रोटी आधी है उतना ही हम आधा ही मैदा यूज़ करेंगे। तो फ्लोर नीडेड 1/2। अच्छा इसको देख करेंगे कैसे, 1/4 का आधा कर देंगे, ये आ गया। अब 2 को हम किससे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन में जब कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं। अब 1 जाएगा सबसे ऊपर और 4 आएगा इसके नीचे, तो ये कैसे हो जाएगा 1 × 1 डिवाइड बाय 4 × 2। इसको अब इस तरीके को हम कैसे लिख सकते थे कि जब हमें किसी का, मान लीजिए किसी भी फ्रैक्शन का 1/7 का हाफ करना है तो हाफ करने के लिए हम इसकी डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह हमें 1/4 का हाफ करना था, हम मल्टीप्लाई 1/2 की कर देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके। तो सेम चीज़ है 1/1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 4 × 2 नीचे, तो ये है ही पहले से ही। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट कर सकते थे कि फ्लोर कितना चाहिए 1/4 और उसका आधा कितना होगा 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/8 kg। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 48, 60 एंड 84। HCF पूछा गया। अब देखो HCF होता क्या है थोड़ा समझते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाई LCM होता है मल्टीपल और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लीस्ट मल्टीपल की बात होती है ना जब, तो मान लो जैसे 4 है तो मल्टीपल हमेशा 4 से बड़ा होगा, है ना। 4, 8, 12, 16। 7 की बात करेंगे तो 14, 21, 28, ये इसके मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करने पर 14 आया, मल्टीप्लाई करने पर कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तब 21 आया, ठीक है। तो ये सबके मल्टीपल है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ना, वो कॉमन ढूंढने के लिए 20, 24 और फिर 28। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आ गया 28, तो ये लीस्ट हो गया। मल्टीपल भी है दोनों लेकिन सबसे छोटा, इसके बाद और भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा पड़ा, ये, तो इसको L बोल दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर है कि अगर 45 लिखा है, लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 35 लिखा है, तो इनके कुछ फैक्टर होंगे। कैसे, 2 × 2 × इसे आप ले लो 75, ठीक है। 5 × 3, ठीक है 15, और 15 5 75। क्लियर। सेम इस तरह से इसके भी वो होंगे फैक्टर्स, जैसे कि 3 × 5 15 और ये सीधा 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 × 7। क्लियर। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो कॉमन है ना, ये फैक्टर है। अब इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 5 और 5, तो ये हाईएस्ट फैक्टर हो गए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको निकालते कैसे, तो आपको निकालना है 48 का, 50, 60 का और 84 का। तो HCF निकालने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ 48। क्लियर। तो 2 × 2 4,
4 2 ज़ा 8। अब फैक्टर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे कि 1 भी मल्टीपल है एक तरीके से, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 4। अगर 4 पर हम चले जाएंगे तो क्या 4 के टेबल में 48 आता है? जी आता तो है। 4 इंटू 12, लेकिन अभी हम 0 से चल रहे हैं तो 1 2 2 के बाद देखते हैं 3 आता है क्या? 2 3 ज़ा 6। जी हाँ, 6 के बाद आप देखो किसकी फैक्टर्स का मतलब है, तो ये बेसिकली कहना चाहता है कि किसकी टेबल में 48 आता है। 1 की में आता है, ठीक है। 2 की में आता है, ठीक है। 3 के में आता है, बिल्कुल। और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में 48 आता है, 8 की टेबल में 48 आता है, और 12 की टेबल में भी आता है, 16 की टेबल में भी आता है, 24 में भी आता है, 48 में भी आता है। अब दूसरा, फैक्टर्स ऑफ 60 का देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? 60 के फैक्टर्स हैं। फिर सीधा 10 है, फिर 12 की टेबल में 60 आता है, 15 की टेबल में 60 आता है, इसके अलावा 20 की टेबल में, 30 की टेबल में, और लास्ट 60 की टेबल में। अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 84, तो क्या आता है? 1 2 3 में आता है, बिल्कुल। क्या 4 3 में चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 4, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, बिल्कुल सही है। 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में 84 आता है, 14 की टेबल में 84 आता है, 21 की टेबल में 84, और 28 की टेबल में भी आता है, 42 की एंड 84। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो देखते हैं। देखो 48 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 48 है? नहीं। 24 है, क्या यहाँ पर 24 है? नहीं। 16 है, क्या यहाँ पर 16 है? नहीं। 12 है, क्या यहाँ पर 12 है? हाँ, यहाँ पर भी 12 है, और यहाँ पर भी 12 है। तो देखते हैं क्या तीसरे में भी 12 है? जी हाँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? HCF क्या हुआ? 12 हो गया। क्लियर? निकला आपका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़े, आइए बढ़ जाते हैं। तो HCF निकाल लिया हमने, क्या हुआ इसका? 12 हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स। 21st क्वेश्चन कहता है -3 इंटू क्या करें कि 27 आ जाए। देखो ये निगेटिव का 3 है, निगेटिव का 3 मतलब और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लाने के लिए निगेटिव में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? किसी निगेटिव संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है कि अगर यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। x मानने से क्या होगा कि इधर 27 है, 3 इधर मल्टीप्लाई से अगर इक्वल टू को कूद कर इस तरफ गया तो 27 के डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई की जो टर्म होती है, जो मल्टीप्लिकेशन में लिखी है, अगर वो इक्वल टू कूद कर दूसरी तरफ जाती है तो डिवाइड मतलब दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करती है फिर, ठीक है, उस टर्म को डिवाइड करती है। तो यहाँ पर पहले 3 मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, इक्वल टू को साइन कूद कर दूसरी तरफ गई तो क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 डिवाइड बाई 3। अब 27, 3 9 ज़ा 27। क्लियर? तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब सिर्फ 9 रख देंगे तो -27 आता। हमें क्या रखना पड़ेगा? -9। क्लियर? क्वेश्चन बी देखते हैं। क्या यहाँ पर वैल्यू रखे कि उसको अगर हम -8 से डिवाइड करें तो 7 आ जाए। देखो सेम चीज़ है, यहाँ पर माइनस का डिवाइड के साथ तभी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर +7 नहीं, ये बेसिकली अगर यहाँ पर साइन नहीं लगा तो इसका मतलब है +7 है। प्लस कब आएगा? जब कोई वैल्यू पहले से नेगेटिव थी और उसको नेगेटिव से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे x मान ले, ठीक है, निगेटिव का, तो -x डिवाइड बाय -8 इक्वल टू 7। माइनस से माइनस कट गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 8 डिवाइड में है, उस इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56। तो x की वैल्यू क्या आई 56, हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखने पर क्या बन जाएगी वैल्यू, माइनस पहले से है तो वैल्यू बन जाएगी माइनस के 56। क्लियर। और अगर आप यहाँ पर माइनस साइन ना लेते तो कैसे होता, तो देखो x डिवाइड बाय माइनस के 8 इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू निकालने के लिए -8 जब इक्वल टू के उस तरफ कूदता तो माइनस क्या होता, माइनस ही रहता लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चला जाता। तो x की वैल्यू क्या हो जाती, x की वैल्यू हो जाती 7 इंटू माइनस के 8। अब 7 8 ज़ा 56 और 56 और साइन किसका रहेगा, पोस्ट, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के 56 आपकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू -56 आ गई और यही तो हमने रखी है, यही तो यहाँ पर आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए दिस फिगर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले फिगर में 3 लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तीनों में पहला जो ये एंगल है यहाँ पर दिखाया गया है, ये कितना दिखाया गया है 8 डिग्री, ये आपका 35 डिग्री है और ये आपका 110 डिग्री है। इसमें साफ आपको ये झलक रहा होगा कि हमें ए निकालने के लिए कौन कौन से एंगल निकालने होंगे। देखो एंगल, एक एंगल मान लेते हैं एक्स, ये वाला x डिग्री। क्लियर। अब अगर ये x डिग्री मान लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर कोई बीच से लाइन काट रही हो तो और एक एंगल कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल बने, उन स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पर पहले से 110 डिग्री है तो ये जो हमने x माना है ये कितना होगा 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी 110, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा तो 180 डिग्री में से 110 जाएगा तो 170 डिग्री, खाली 70 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो x हमारा हो गया 70 डिग्री। अब अगर x हमारा 70 डिग्री हो गया तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा आप बताओ। अच्छा ये हम एंगल क्यों निकाल रहे हैं, अगर हमने ये एंगल निकाल लिया ना तो देखो ये पूरी लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के। अगर बीच वाली लाइन इसके पैरेलल भी है इसके पैरेलल भी है तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है तो एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। इसका मतलब है कि ए डिग्री यहाँ पर ए डिग्री कहलाएगी, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ए डिग्री आ जाएगी। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है एक्सटीरियर जो ये एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और प्लस एंगल एक्स के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर ये ट्रायंगल है, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल y मान लेते हैं हम, ये किसके इक्वल होगा अंदर वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। मतलब x डिग्री प्लस ये 35 डिग्री, हमें पता है x कितना है 70 डिग्री, दूसरा क्या है 35 डिग्री, तो y कितना होगा, y होगा 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री जो कि आंसर आ जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री और एंगल ए किसके इक्वल था, ऑब्वियसली एंगल y के, क्यों था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, द एंगल ए इज अल्टरनेट इंटीरियर टू दिस y एंगल। ठीक है, एंगल y। तो आपको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है
ऑपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स के सम के। क्लियर? और आप इसको करेंगे कैसे? इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? पहले आप कहोगे कि सिंपल सा रूल है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपके लिए। In the small triangle formed, angle Y is the exterior angle. Since exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles. क्लियर? तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा एंगल x प्लस 35 डिग्री, जो कि बना 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री 105 डिग्री। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से क्या होगा? द एंगल a इज अल्टरनेट इंटीरियर टू द एंगल y, जिसकी वजह से एंगल ए किसका इक्वल हो गया? एंगल वाई के, और एंगल वाई किसके इक्वल है? 105 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर वाला क्वेश्चन ये आपका। इस फिगर में भी आप देखो ध्यान से कि दो लाइन पैरेलल दिखाई गई है, ये वाली और ये वाली। अब देखो फिगर में हमेशा याद रखना, जब भी दो पैरेलल लाइन आ जाए आमने सामने, तो एक चीज़ देखना, क्या उनको एक लाइन काट रही है? मतलब अगर ये दो लाइन है, क्या ये इन दोनों लाइन को कोई एक सिंगल लाइन काट रही है इस तरह से? जी हाँ, एक लाइन काट रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। यही सिखाता रहा हूँ तब से। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखो, ये जो ए डिग्री है ये कह रहा है कि इसके इक्वल होगा। तो अगर ये भी एक डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये 67 डिग्री है। तो 67 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ए डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? 97, 67 और 90 कितना हो गया? 157। तो एक डिग्री कितना हो जाएगा? 180 माइनस 157 डिग्री। 157 माइनस करा तो 23 डिग्री। किसका आंसर आ गया? ए डिग्री का। और ए डिग्री क्या है? ए डिग्री ही ये वाला एंगल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आप इसको मान लो x मान लेते हैं पहले, x डिग्री, और ये आपका आंसर x डिग्री का आता है 23। तो यहाँ पर हम अलग से लिख देंगे कि x डिग्री इक्वल टू a डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स which is equal to 23 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर एंड सी ए 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल आपको बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और लेंथ बेसिकली सब दे दिया आपको, हाइट, बेस और हाइपोटेनस। अब ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा? देखो, आप इस पेपर को सोल्व करके मेंबरशिप ज्वाइन करके इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ले सकते हो, जिससे कि आप बाद में प्रैक्टिस कर पाओ। और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के साथ इसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी। वो सॉल्यूशन की पीडीएफ कैसी होगी? देखो मेरे सामने जो पेपर है इसमें वो पीडीएफ नहीं है, बट उसमें एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके डायग्राम के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। आपने एक रूलर पर, स्केल पर, तो क्या करेंगे आप करेंगे एक रूलर से, मान लीजिए आपकी
ठीक है, इस रूलर पे आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन खींच ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इस बेस लाइन से आपने क्या किया, कंपास लिया और एक मार्क करा। पहले कंपास पर कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक नाप लिया और फिर एक ऐसे आर्क लगा दिया। फिर इधर से 6 सेंटीमीटर का एक मार्क किया कंपास से और निप यहाँ पर रखकर यहाँ पर फिर से एक आर्क लगा दिया। तो क्या होगा, एक लाइन इस तरफ आप यहाँ से ज्वाइन कर लोगे इस एंगल को, एक इस लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे। तो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया 6 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर, इस तरह से आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप लिखना ज़रूर। पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ अ बेस विच इज BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। स्पेलिंग और उन सब चीज़ों पे मत जाना, बस ध्यान से या तो सुनते रहो या समझते रहो। स्टेप 2 लिखोगे आप विद B एज सेंटर, ये BC है, ठीक है, ये आपका A है, एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, और स्टेप 3 होगा सेम विद C पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक और आर्क ड्रॉ करना है। स्टेप 3 हो गया आपको। स्टेप 4 इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन AB एंड AC। क्लियर। सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके, 23rd के 5th पर, 23rd के B पार्ट पर। B पार्ट कहता है फ्रॉम पॉइंट A कंस्ट्रक्ट एन अल्टीट्यूड टू द साइड BC, लेबल ऑल द पार्ट्स प्रॉपरली। तो कहा गया है कि पार्ट A से BC पर एक अल्टीट्यूड बनाओ। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब है एक सीधी परपेंडिकुलरली एक लाइन उस पर डालो BC पर। ठीक है, एल्टीट्यूड का है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर ही डालनी होगी। और परपेंडिकुलर डालने के लिए का मतलब क्या है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले आप A पॉइंट से एक आर्क बनाओगे जो लाइन BC को कट करेगा। कैसे, एक यहाँ से देखो, ध्यान से पेन को देखते रहना, इस पॉइंट पर आप कंपास की नोक रखोगे। फिर इस पॉइंट से क्या होगा कि आप जो ये लाइन है ना यहाँ से पूरी खींची हुई है, इस पर आप 2 आर्क लगाओगे। मतलब एक इस पॉइंट पर नोक रखने के बाद आप कंपास को इतना खोल लोगे कि वो इस लाइन को काट सके। जब आप यहाँ से आर्क लगाओगे तो पर कंपास घूम के इस लाइन को यहाँ से भी काटेगा। तो इस लाइन को वो कितनी जगहों से काट देगा, 2 जगहों से काट देगा, इस तरह से काट देगा। ठीक है, अभी बना लेते हैं। ये जो हमारी लाइन है, कंपास इस लाइन को 2 जगह से काट देगा। यहाँ से रखा आपने, एक आपका यहाँ से और एक आपका यहाँ से, ये घूम के आया ना ऐसे। ठीक है, अब जब काट दी तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट पर आर्क बनाओगे। ठीक है, सेम रेडियस के BC से नीचे, जो एक दूसरे को कट करेंगे। मतलब आप यहाँ पर पॉइंट रखकर एक यहाँ पर आर्क लगाओगे और यहाँ पर पॉइंट रखकर एक आर्क ऐसे लगाओगे। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आप क्या देखोगे, एक आर्क आपका यहाँ लगेगा और एक आर्क आपका यहाँ लगेगा। जब आपके दोनों आर्क लग जाएंगे तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बना दोगे जो इस पॉइंट से भी गुजर रही होगी। क्लियर, यही आपका अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, ये लाइन जोड़ते ही आपने एक एल्टीट्यूड बना लिया। इस तरह से आप अपना एल्टीट्यूड बनाओगे। इसके सारे स्टेप्स आप खुद लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। मीरा इज रीडिंग अ नोवेल विच हैज़ 400 पेजेस। मीरा एक नोवेल 400 पेजेस का नोवेल पढ़ रही है।
शी रीड 1/5 ऑफ द पेजेस येस्टरडे एंड 3/10 ऑफ पेजेस टुडे। तो कल उसने 1/5 पढ़े और आज उसने 3/10 पढ़े। ठीक है। क्वेश्चन ए पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस शी रेड इन दीज 2 days, और बी ऑप्शन कहता है फाइंड हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट फॉर हर टू रीड टू कंप्लीट द नोवेल। उसने क्वेश्चन में है कि पहले बताओ कि दोनों दिन को मिलाकर कितने पेज पढ़े, और दूसरा क्वेश्चन में है कि कितने पेज बच गए। देखो, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा याद रखो टोटल का फ्रैक्शन है वो 1/4 किसका, तो फ्रैक्शन होता है हमेशा टोटल का। अब 1/5 का है, 1/5 किसका, 1/5 400 का टोटल का, तो इसको 1/5 बना देते हैं। ऐसे 1/5 बनाने के बाद हमें पता चला कि ये कितनी वैल्यू हो गई जो उसने कल पढ़ी थी। ये आप 5 से पूरा नहीं काटेंगे, शुरू का काट दो। 45 8 ज़ा 40, एक ज़ीरो पहले से था, ज़ीरो लग गई, तो मतलब 80 पेजेस उसने कल पढ़े। आज कितने पढ़े, 3/10। सेम 400 का कितना कर दो, 3/10 कर दो। तो 400 का 3/10 करना है आपको, 3/10। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है 0 से 0 कट जाएगी, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और एक 0। तो आपका आंसर कितना आ गया। आज कितने पेजेस पढ़े, 120 पेजेस। क्लियर। तो दोनों दिन, मतलब ऑप्शन ए पूछ रहा है आपसे टोटल पेजेस रेड इन 2 days। कितने हो जाएंगे, 200 पेजेस, और बी ऑप्शन कह रहा है कितने बच जाएंगे पेजेस लेफ्ट, कितने टोटल में से जितने पढ़ लिए वो माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 200 ही बचा। इतने ही पेज बचे हुए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 180 एंड वेरीफाई द रिलेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर होती है। इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। देखो एलसीएम क्या है, 84 एंड 180 का, ये निकाल लेते हैं। 84 और 180 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं निकालना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं आपका 84, इसका मतलब है 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। 180 का निकाल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 100, 36 3 ज़ा 108, 36 3 ज़ा नहीं जाएंगे, 36 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 36 350 और 5 6 ज़ा 30, 180 हो गया आई थिंक, हाँ हो गया। और इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा, देखो ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। क्लियर। ये 3 है और ये 3 स्क्वायर है, तो किसको लेंगे हम, 3 स्क्वायर को काउंट कर लेंगे। ये 5 है और ये 7 है, इनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो एलसीएम में आप हमेशा बड़ी वैल्यू लेंगे, 2 की पावर 2 है यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, बड़ी पावर लेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 × 7, कितना हो जाएगा एलसीएम, 1260। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3, यहाँ पर भी और यहाँ पर ये है सेम कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12। अब आप देखो
कहा गया है कि वेरीफाई करो HCF की और LCM की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट की। अब आपको पता है एक HCF है और एक LCM है, ये दो वैल्यू निकली हमारे सामने। अगर हम HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन करें तो किसके इक्वल आता है, वो आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या कहाँ है, 84 180। देखो अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब HCF कितना आया हमारा 12, LCM कितना आया हमारा 1260। प्रोडक्ट ऑफ ये कितना होता है, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये आपका आ गया 12 की मल्टीप्लाई 1260 से करेंगे तो इतना आ गया 15,120। क्लियर। और अगर नंबर का प्रोडक्ट करें हम, नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे हमारे 84 एंड 180, 80 180 एंड 84। इसका क्या आ गया सम, इसका भी सेम आ गया हमारे पास, कितना 15,120। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल हाँ ये इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो कि यहाँ पर किसके इक्वल है 15,120 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट। कहा गया है कि द लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, ठीक है। कितनी हो गई बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो इसकी जो डायमेंशंस होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। तो लेंथ हो गई 12, ब्रेथ हो गई 18 और हाइट हो गई 36। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब साइज कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स विदाउट लिविंग एनी गैप। तो किस साइज के क्यूब बॉक्सेस, क्यूब बॉक्सेस कैसे होते हैं, क्यूब बॉक्सेस होते हैं ऐसे, किस साइज के क्यूब बॉक्सेस अगर इसके अंदर फिट करने लगे हम तो वो बिना किसी गैप के फिट हो जाएंगे। इस तरह से एक के बाद एक क्यूब लगाने लगे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर तो किस साइज का क्यूब होगा। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 4 का, 3 का या 2 का, ये आपसे पूछा गया है 25 के और पार्ट में। अब देखो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमारी कौन सा मदद कर सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट। तो देखो क्योंकि 12, 36 और 18 इन्हीं का अगर ये लेंथ है ना तो अंदर आने वाली चीज़ इन्हीं की लेंथ में फिट होगी, और इन्हीं की लेंथ में फिट होगी तो इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर होगा जो इन्हीं का फैक्टर हो। तो पहले तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12। फिर 18 के फैक्टर्स 1 2 3 आपका 6 9 एंड 18, और लास्ट में 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं 1 2 3 4 6 9 और किसकी 12 की, और 18 की टेबल में आता है, ठीक है 36। अब आपने देखा इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब है अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो वो साइज़ होगा जिस साइज़ के क्यूब इसके अंदर फिट करेंगे तो कोई भी गैप नहीं बचेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है क्या, 12 है, 9 दोनों में, इसमें 9 नहीं है तो इसमें 6 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 6। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 6 है,
एक आपका 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और 2 भी है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के कोई भी साइज के अगर हम क्यूब ले लेंगे तो छोटे बड़े, देखो एक क्यूब ले लिया ये 2 सेंटीमीटर के साइज का, ठीक है, एक क्यूब ले लिया ये 3 सेंटीमीटर के साइज का और एक क्यूब ले लिया ये 6 सेंटीमीटर के साइज का। ठीक है, अब कोई भी साइज का क्यूब हो, तीनों साइज के क्यूब में फिट हो जाएगा बिना किसी गैप के। 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो देखो 9 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 12 का फैक्टर नहीं है, तो गैप बच जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी साइज का हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 3 भी सही है, 2 भी सही है एंड 6 भी सही है। तो 6, 3, 2 आर दिस साइजेस कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स विदाउट लिविंग एनी गैप। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तंजिन ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, मतलब एक ग्लास, आधा गिलास दूध डेली पीता है तंजिन, तेंजिन जो भी इसका नाम है। तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही ड्रिंक्स इन 1 वीक। तो मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज स्ट्रेट। 7 डेज का मतलब है 1/2 एक दिन में, तो 7 डेज में कितना होगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 1/2 डेली पी रहा है तो कितना हो जाएगा? 7/2, मतलब कि 2 3 × 6, 3 होल, रिमाइंडर 1 बचा 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? इतना। तो 3 होल 1/2 ग्लासेस ऑफ मिल्क वो किस में पी लेता है? ही कैन मिल्क इन अ वीक। बी ऑप्शन पूछता है फाइंड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही ड्रिंक्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसके अंदर 31 डेज होते हैं। देखो 31 डेज साफ दे दिया आपको कि 31 डेज है, इसका मतलब 1/2 हर दिन पी रहा है। 31 डेज में कितना होगा? 1/2 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 31/2, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 2 15 × 30, 15 × 30, 30 मतलब 31 - 30, 1 बचा, 1 रिमाइंडर और 2 एज इट इज। ये हो गया आपका 15 होल 1/2 ग्लासेस ऑफ वाटर, सॉरी मिल्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेक्शन डी। 10 मार्क्स का आपका सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ऑप्शन ए पूछ रहा है आपसे कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 ऑन एवरी बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 ऑन एवरी बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। देखो दो तरह के बैग हैं, सीमेंट के 2 तरह के बैग हैं। एक है आपका इसी तरह का सीमेंट का बैग होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है सीमेंट। तो अगर आपके पास एक बैग है, सीमेंट कंपनी प्रॉफिट कमाती है ₹8 का प्रॉफिट एवरी बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 ऑन एवरी बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ये है आपका वाइट, ये है आपका ग्रे। वाइट पर ₹8 का प्रॉफिट, ग्रे पर ₹5 का लॉस। क्लियर? इतना मोटा मोटा दिमाग में समझ में आना चाहिए। इन 1 मंथ, एक महीने में, द कंपनी सोल्ड 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। 3000 वाइट सीमेंट वो कितना कर रही है? सोल्ड कर रही है, ठीक है, बेच रही है। और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेदर द कंपनी मेड अ प्रॉफिट और अ लॉस, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहले तो बताओ कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस गवा रही है, और अगर वो कुछ भी कर रही है तो कैलकुलेट करो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। अब देखो 3000 मैंने सीमेंट के बैग बेच दिए वाइट सीमेंट के, एक पर 8 का प्रॉफिट है, तो 3000 पर कितना प्रॉफिट होगा? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 × 24,
थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है इतने रुपए कमा लिए। 5000 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के। अब ग्रे सीमेंट के बैग में हर बैग पर 5 रुपये का लॉस था। 5 रुपये का हर बैग पर, और 5000 बैग पर कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25,000। लॉस का मतलब होता है नेगेटिव साइन। अब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 24,000 में से हम 25,000 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 1000। माइनस का मतलब है कि ये लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन ए में पूछा गया आपसे क्या कर रहा है, लॉस या प्रॉफिट, तो लॉस कर रहा है। और कितना कर रहा है, 1000 का लॉस कर रहा है, ₹1000 का लॉस कर रहा है। तो आप पेपर में कैसे करोगे, तो समझाने के लिए हो गया। पेपर में कैसे करोगे, देखो, प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट ₹8। फिर लॉस लिखोगे सेम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स, प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स, 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट पर कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा है आपका, 3000 बैग पर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, जो कि आ जाएगा आपका ₹24,000 का प्रॉफिट। क्लियर। और लॉस कितना होगा, लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे, तो आपका 5000 हर बैग पर 5 का लॉस, कितना हो गया, 25,000 का लॉस। अब अगर 25,000 का लॉस हो गया तो सेम चीज़ मैंने बताई थी आपको, लिखेंगे कैसे कि टोटल प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हो सकता था, जो भी है टोटल प्रॉफिट और लॉस, ये क्या है, सिंस द लॉस अमाउंट ₹25,000 is greater than the profit amount is 24,000। इसका मतलब है द कंपनी मेड टोटल लॉस, पहले का आंसर हो गया आपका। पूछा है टोटल लॉस कितना, तो टोटल लॉस कितना, टोटल अमाउंट माइनस टोटल लॉस कितना हुआ ये बताना है आपको। तो लॉस अमाउंट में प्रॉफिट घटा देंगे। लॉस अमाउंट है 25,000 माइनस के 24,000, बचा ₹1,000। तो 1,000 का कितना है, टोटल लॉस है। द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। बी पार्ट कहता है इफ द कंपनी सोल्ड 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट एंड वांट्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, फाइंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। कैलकुलेशन क्लियरली शो करो और बताओ। अब मैं फिर से एग्जांपल के तौर पर पहले फिगर से समझाता हूँ। अगर वाइट सीमेंट 64 बैग्स, अच्छा पहले क्या किया, जो 64 सीमेंट के कट्टे हैं, बैग्स हैं, वो क्या कर दिए, 6400 ग्रे सीमेंट बेच दिया। इसका मतलब है हर एक बैग पर 5 रुपये का क्या था, लॉस था। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा। क्या 37,000 ही आएगा, 5 4 ज़ा 20,
2 ऊपर गया, 5 6 30, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32,000 आ गया। अब 32,000 क्या है, लॉस है, और उसने कहा है कि कितना वो वाइट सीमेंट सोल्ड करे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब है कि उसको 32,000 का ही प्रॉफिट करना पड़ेगा, और 32,000 का प्रॉफिट, अगर 32,000 का प्रॉफिट करना है तो हर बैग पर 8 रुपये का प्रॉफिट करना होगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32, मतलब उसे कितने बैग बेचने पड़ेंगे, 4,000 बैग्स बेचने पड़ेंगे उसको वाइट सीमेंट के 4,000 बैग्स। क्लियर। आइए, और 4,000 बैग्स बेचेगा तो वही 4,000 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, कितना आ गया 32,000। 32,000 का प्रॉफिट, 32,000 का लॉस, तो ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसको पेपर पर कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट तो ये है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपना, टोटल लॉस ऑन 6,400 बैग्स। टोटल लॉस ऑन 6,400 बैग्स कितना हो गया, एक बैग्स ऑफ कौन सा, बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो 6,400 इंटू 5 जो किया है 32,000। क्लियर, 32,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट मस्ट बी कितना, 32,000। प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 32,000 होना चाहिए, रुपीज 32,000। अब 32,000 आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड। क्लियर, नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जितना हमें चाहिए, कितना चाहिए, 32,000 चाहिए, और प्रॉफिट पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट हमें चाहिए टोटल 32,000 का प्रॉफिट हो जाए, और हर बैग पर कितना प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट के हर बैग पर कितना प्रॉफिट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 32,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 4,000 बैग्स आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दी कंपनी मस्ट सेल 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, और कैलकुलेशंस भी क्लियरली दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से ही करोगे आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एनओपी। एनओपी, एनओपी मतलब ए, एंगल ए आपको निकालना है। अब एंगल ए निकालने के लिए आपने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर क्या कोई दो लाइन पैरेलल हैं? जी हाँ, एल एम और पी क्यू लाइन क्या है आपस में पैरेलल। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया गया होगा। दिया नहीं गया तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे। याद रखो, बना लेंगे। हम क्या करेंगे, बना लेंगे। एक पैरेलल लाइन यहाँ पर खींचेंगे हम एल एम के, एक पैरेलल लाइन हम यहाँ खींचेंगे एन एल एम के पैरेलल ये खींची और इसके पैरेलल ये खींची। ठीक है,
और ये दोनों आपस में पैरेलल थी, तो इस वजह से ये चारों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और अगर ये चारों लाइन पैरेलल हो गई तो इसका मतलब है यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सारे एंगल्स दो दो एंगल में तोड़ दिए, एंगल ए भी दो एंगल में टूट गया। अब आपने देखा कि अगर यहाँ पर 96 डिग्री था टोटल, लेकिन अब क्योंकि लाइन ने इस एंगल को एक लाइन ने तोड़ दिया है, तो ये जो आपका 40 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 40 डिग्री रहा तो ये टोटल तो 96 डिग्री था, 96 में से 40 डिग्री घटेगा तो कितना बचा, 56 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो गया, 56 डिग्री। अगर ये 56 डिग्री हो गया तो क्योंकि ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से लग जाएगा और ये 56 डिग्री इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 56 डिग्री हो गया। सेम इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये 52 डिग्री इसके इक्वल है। अब ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी 52 डिग्री हो गया। और अगर इन दोनों का सम एंगल ए है तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ए डिग्री कितना हो जाएगा, 56 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है। और इसके स्टेप्स आप जब मेंबरशिप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन पेपर को अवेल कर लोगे, सभी स्टेप्स इसके मिल जाएंगे आपको। ठीक है। आंसर आपका 108 डिग्री आ गया। सेक्शन ई की तरफ आते हैं। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ क्विज कंपटीशन द मार्किंग स्कीम इज। एक क्विज कंपटीशन हो रहा है आपके स्कूल में जिसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब इस स्कीम के हिसाब से आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स मिलेंगे हर सही उत्तर पर और 2 नंबर काट लिए जाएंगे अगर क्वेश्चन आंसर गलत हुआ। ऑप्शन ए पूछता है आपसे कि रिया अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 40 मार्क्स। रिया ने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए और उसके नंबर कितने हैं, 40 नंबर। इफ़ शी हैड 15 करेक्ट आंसर्स, 15 करेक्ट आंसर्स, 15 करेक्ट आंसर्स का मतलब है हर क्वेश्चन के 4 नंबर, 15 इंटू 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए उसके। लेकिन उसके तो 40 ही मार्क्स आए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। अब देखो क्योंकि उसके 60 मार्क्स बने थे बट कितने कट गए हैं, 20 मार्क्स कट गए हैं। और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर -2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स कट रहे थे। अगर 2 मार्क्स एक क्वेश्चन गलत होने पर कट रहे हैं तो 20 मार्क्स कितने क्वेश्चन गलत होने पर कटेंगे। तो 20 से अगर हम 2 से 20 को डिवाइड कर दें तो आएगा आंसर 10। इसका मतलब है कि उसने 10 क्वेश्चन गलत करे जिसकी वजह से उसके कितने 20 मार्क्स कट गए। 20 मार्क्स कट गए मतलब मिल गए थे, पहले मिले थे उसके 60 जिसमें से 20 गए तो बचे उसके 40 मार्क्स। और यही बात उसने कही थी कि रिया ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसको नंबर कितने मिले, 40। तो आप इसको पेपर में कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे, अभी आप समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, ये बताने के लिए जब आपने देखा कि करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स को प्लस कर देंगे तो करेक्ट आंसर्स कितने थे, 15, इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे, 10। टोटल कितना हो गया, 15 प्लस 10 विच इज 25। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 25। आइए इसको करते हैं। देखो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। इसके लिए आपने एक पॉइंट बनाया, मार्क्स फ्रॉम करेक्ट आंसर्स। कितना हो गया, 15 क्वेश्चन सही करे उसने। एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिले, 15 में कितने मिलेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 60 मार्क्स। क्लियर। टोटल स्कोर कितना हो गया, टोटल स्कोर दिया था 40 मार्क्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं 20 नंबर कटे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू टोटल स्कोर माइनस मार्क्स फ्रॉम
करेक्ट आंसर्स, ठीक है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितने मार्क्स कटे होंगे। तो टोटल स्कोर कितना था, 40 था, लेकिन करेक्ट आंसर से कितने नंबर मिले, करेक्ट आंसर से नंबर मिले 60, माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 20 नंबर कटे हैं, -20 नंबर हुए हैं। अगर -20 हुए हैं तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालोगे, मार्क्स जो मिले गलत नंबर के लिए डिवाइड करो, मार्क्स मिले गलत नंबर के लिए -20, किससे डिवाइड करेंगे, मार्क्स पर इनकरेक्ट नंबर, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स कटते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा -20 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 2 कितना बचा, 10। इसका मतलब है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, 10। क्लियर। अब सेकंड ऑप्शन पूछता है आपसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट निकालने का क्या तरीका है कि आप करेक्ट और इनकरेक्ट को सही कर दो, टोटल ऐड कर दो। तो करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर्स। तो करेक्ट आंसर कितने थे, 15, इनकरेक्ट कितने थे, 10। तो कितने हो गए टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 25 क्वेश्चंस हो गए। क्लियर। अब बी पर आते हैं। बी पार्ट कहता है अनिल स्कोर्ड -10 मार्क्स। अनिल ने -10 मार्क्स स्कोर किया है, दो ही हैड 5 करेक्ट आंसर, जबकि उसने 5 आंसर्स सही भी दिए थे। फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। उसके इनकरेक्ट, उसने कितने गलत आंसर दिए हैं। देखो, अगर उसने 5 क्वेश्चन सही भी किए थे, मतलब हर क्वेश्चन पे उसे 4 नंबर मिले होंगे, इसका मतलब 20 नंबर तो उसको मिले ही होंगे। लेकिन उसको तो -10 नंबर मिले हैं। -10 का मतलब है कि उसने -30 नंबर जरूर कमाए होंगे। -30 कमाने के लिए उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, हर क्वेश्चन गलत करने पर उसको -2 नंबर कट जाने थे। तो मतलब 2 नंबर कटने पर उसका एक क्वेश्चन गलत है। अगर हम 30 को -2 से डिवाइड कर दें तो माइनस से माइनस गया, 2 से 30, 15 बचा। इसका मतलब उसने 15 क्वेश्चन गलत किए हैं। 15 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है -30 नंबर, -30। और उसने 5 क्वेश्चन सही करके उसके नंबर कितने आए थे, 20। अगर उसके 20 नंबर बन गए थे 5 क्वेश्चन सही करके, लेकिन उसने 15 गलत कर दिए, इसका मतलब हम उसको अब -30 देंगे। तो 20 में से अगर -30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -10। तो इसका मतलब उसके -10 नंबर है। अब इसको पेपर पर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इनकरेक्ट आंसर्स का पूछा गया आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके 15, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स 15। क्लियर। और डिड अनिल लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड और गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या उसने कोई आंसर छोड़ा है, क्या किसी क्वेश्चन का आंसर छोड़ा है, किसी क्वेश्चन को बिना आंसर किए छोड़ा है, और अगर छोड़ा है तो उसका रीज़न दो। देखो, उसने काफ़ी क्वेश्चन छोड़े हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 25। अनिल ने कितने अटेम्प्ट किए, 5 करेक्ट किए और 15 इनकरेक्ट किए, जिसकी वजह से टोटल कितना हुआ, 20। मतलब उसने 5 क्वेश्चन बिना आंसर किए छोड़ दिए। क्लियर। ये वाला पार्ट आपको मैंने समझा दिया, बाकी आप खुद करोगे पेपर के लिए तैयार, जैसे आप करते हो पेपर में। ठीक है, पूरा प्रोसेस इस तरह से ही है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। 30th क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अ वाटर टैंक इज फिल्ड बाय अ टैप। एक वाटर टैंक है जिसको वाटर टैप से फिल किया जा रहा है, फिल किया गया।
क्वेश्चन 1 घंटे में 7/10 ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड, मतलब 1 आवर में 7/10 टैंक का हिस्सा भर गया। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टैंक फिल्ड व्हेन द टैप इज ओपन फॉर 1/3 आवर। देखो 1 आवर को 1/3 आवर बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी होगी 1/3 की, जिससे क्या हो गया 1/3 आवर बन गया। सेम अगर 1/3 आवर में कितना टैंक भरेगा तो 7/10 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/3 से, जो कि हो जाएगा 7/10 इंटू 1/3, ये बन जाएगा आपका 7/30। इसका मतलब है कितना टैंक भर जाएगा, 7/30 टैंक भर जाएगा, 7/30 ऑफ द टैंक। क्लियर। उसके बाद देखो फ्रैक्शन फील्ड, ये याद रखना पेपर के लिए, फ्रैक्शन फील्ड, बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ। कितना होता है, रेट इनटू टाइम। क्लियर। रेट क्या है, फ्रैक्शन फील्ड इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या था 7/10 1 घंटे में, टाइम कितना है 1/3, कितना आ गया आंसर 7/30 ऑफ द टैंक। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड 3/4 कितना होगा, 1/3 मैंने बताया, 3/4 आप करके देखोगे, ठीक है, करके बताओगे बल्कि कमेंट्स में। ऑप्शन बी देखते हैं, फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द एंटायर टैंक कंप्लीटली। कितना टाइम लगेगा टैंक को कंप्लीटली भरने में। देखो अगर टैंक 1 घंटे में 7/10 भर जाता है तो पूछा है कि पूरा कितनी देर में भरेगा। अब हमेशा याद रखो कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम है 1 को 7/10 से डिवाइड कर दो। एंटायर टैंक कितना है, अपने आप में टैंक कितना है 1 है, कंप्लीट है 1, 7/10 भर रहा है 1 घंटे में, 7/10 से डिवाइड कर दिया तो कितना है, डिवाइड बाय 7/10। अब 1 के डिवाइड में कुछ नहीं था तो 1 ले लेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10/7। देखो 1 7/10, अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, भगवान होता है। भगवान क्या है 1, तो 1/1 7/10, 10 जाता है सबसे ऊपर, 1 आता है इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 7। और इसको आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10/7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10/7। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा 10/7 आवर्स। इसका मतलब है 7 1 जा 7, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे इसको, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 डिवाइड बाय 7, तो 1 होल 3/7 आवर्स लगेंगे उसको फिल होने में। सी पार्ट देखते हैं क्या कहता है, इफ़ द टैप इज ओपन फॉर 7/10 आवर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। तो 7/10 आवर्स के लिए, अगर मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आपका फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, रेट इनटू टाइम। तो रेट क्या है 7/10, कितने टाइम के लिए 7/10 आवर्स के लिए, तो कितना टैंक भर जाएगा 49/100 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। क्लियर हुआ ये आंसर आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये वैल्यू पेपर में बहुत बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन पेपर की PDF निकालने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारी फैमिली का मेंबर नहीं हो, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अब मैं कंटिन्यू होने की कोशिश कर रहा हूँ। बेड रेस्ट था, बेड रेस्ट चल रहा है, बेड से ही बैठकर अपनी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। आपको अभी पेपर में बेहतर परफॉर्म करने के लिए वीडियो के हर एक क्वेश्चन को बहुत बार करना है। ये मान लो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों,
एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।